मानो आपकी फैमिली में आपका कोई क्लोज वन मर चुका है और आपको कॉल आ रहा है, मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, मैं मरा नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा एक एक्सपीरियंस बना देना, पैरानॉर्मल बोल लीजिए, या फिर जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो मर गए हों, तो अब आप डिजिटली अरेस्टेड हो। इसका मतलब यह है आप वीडियो कॉल पे रहोगे 2400 घंटे। 2400 घंटे मतलब सो भी रहे हो तो वीडियो कॉल ऑन करके सो। नुकसान की बात करते हैं, उससे ऊपर भी काफी चीजें हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट होता है, उनको कॉल आता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। सोचिए वो लॉयर जो जानती है, इतने सारे नुक्ते जानती है, इतने सारे सेक्शंस जानती है, कानून जानती है, वो भी उनके बहकावे में आ गई। वो इतना डर गई, 2-3 घंटे के अंदर उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ 60 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ है। इनको एक मेल आती है और वो कहता है आई नो हु यू आर। 10 मिनट बाद इनकी फोटो आती है, लड़की जाती है, पार्किंग लॉट पूरा खाली। अब ये लड़की डरी हुई है, पता नहीं क्या होगा, क्या किडनैप करेगा मेरे को। वो आदमी जो है वो खड़ा है, कुछ नहीं कह रहा है इनको, बिल्कुल डेड उसमें खड़ा हुआ है, चिल्लाती थोड़ा दूर से, कोई जवाब नहीं देता। फिर चिल्लाते हैं, फिर कोई जवाब नहीं देता, फिर वो बस आने का इशारा। ये केस काफी वायरल हुआ था। एक कुल्हड़ पिज्जा करके एक कपल है, मतलब वो जो वाइफ थी उनकी खूबसूरती की वजह से, उनके एक अच्छे चंचल नेचर की वजह से, क्यूटनेस की वजह से वो कपल बहुत फेमस हो गया। ना इंटरनेट प्राइवेट है, ना इंटरनेट सेफ है। डार्क वेब, ना आप उस जगह को जानते हो, आपको पता ही नहीं दूसरा बंदा कौन है, और आपको ऐसी उल्टी सीधी पिक्चर्स दिखा रहा है वो। डार्क वेब बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। टेलीग्राम के सीईओ को पीछे कुछ टाइम पहले अरेस्ट कर लिया गया। सोचो आपको किसी ऐसे का कॉल आए जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, आप क्या सोचोगे? क्या ये किसी स्पिरिट ने कॉल करा है या ये एक साइबर क्राइम फ्रॉड है? आज ऐसी ही और बातों को जानने के लिए हमारे साथ है साक्षर दुग्गल, जो एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट के साथ साथ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है। सो हाय, कैसे हो आप? ऑल गुड, आप बताएं क्या हाल है? मैं भी बढ़िया, वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर। तो आज ना हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हॉरर तो है पर वो रियल लाइफ हॉरर है। जैसे आपको पता ही होगा, आप तो इस फील्ड में काम करते हो, कि आजकल लोगों के साथ इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे किस चीज़ पे ट्रस्ट करें या नहीं। तो साक्षर, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगा हो कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो आपने शुरू में एक बात की कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, तो मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी बताता हूँ जिसमें ये प्रॉपरली प्रूव हो जाएगा। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं साइबर हॉन्टिंग। साइबर हॉन्टिंग का मतलब होता है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे एक ऐसा एक्सपीरियंस दूसरे के लिए क्रिएट करो जो पैरानॉर्मल यानी थोड़ा भूतिया एक्सपीरियंस हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लड़का, उसका कज़न भाई, बहुत क्लोज थे दोनों, एंड अनफॉर्चुनेटली उसने अपने कज़न भाई को खो दिया गया एक्सीडेंट में कुछ साल पहले। एंड कुछ साल बाद उसको एक कॉल आता है एक रैंडम नंबर से। वो जब उठाता है नंबर तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके कज़न भाई की आवाज़ में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस लड़के का नाम रवि है और कज़न भाई का नाम आकाश है, तो आकाश फ़ोन करके कहते हैं, रवि मैं हूँ। मैं कौन? तुम्हारा भाई आकाश। और उसकी आवाज़ सेम भी है और जिस तरीके से उसका भाई बात करता था वो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि क्या नकली है। वो आकाश जब उससे बात कर रहा था तो रवि शॉक हो गया कि ये क्या है, मेरे भाई का कॉल कैसे आ रहा है। वो इतना डर गया, पहले तो उसने फ़ोन काट दिया, उसको लगा मेरे साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद फिर उसको कॉल आया। इस बार जब उसने बात की, थोड़ा ऑब्जर्व करके बात की कि एक्चुअली ये कौन है, मेरा भाई कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी आवाज़ उसके भाई की तरह, बोलने का तरीका उसके भाई की तरह। और कॉल पर क्या बोल रहा है, रवि मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, मैं मरा नहीं हूँ, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। तो क्योंकि रवि छोटा है, 18-19 साल का है, वो इनकी बातों में आ भी जाता है। उसको फिर भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरा भाई जिंदा है। कोई अगर मेरे साथ प्रैंक भी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, ऐसा घिनौना मजाक नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, कौन मेरे भाई की असली आवाज निकाल के उसकी तरीके से बात कर सकता है, तो मेरा भाई ही है। उसको शाम को फिर एक कॉल आता है जिसमें वो पूरी कहानी बताता है। तो आकाश कहता है कि मैं फंस गया था, मुझे किडनैप कर लिया गया था, किसी तरह मैं वहां से बच के निकला हूँ, लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो, मैं तुमसे मिलता हूँ। अभी मैं नहीं मिल सकता, अभी मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ, मैं बस तुमसे फ़ोन पे ही बात कर सकता हूँ। और रवि को बोला जाता है किसी को भी मत बताना, क्योंकि मेरे पीछे जो लोग पड़े हैं वो शायद तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो रवि को बोलता है तुम किसी तरह पैसों का इंतजाम करो, मुझे भेजो। एक रैंडम यूपीआई आईडी दी जाती है उसको, और रवि किसी तरह बहाने बना के अपने माँ बाप से बोल देता है, कुछ बहाने बना के उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। करीब 40,000 कुछ होते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करता है। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं, यहाँ पे पैसे तो गए, लेकिन वो एक उम्मीद रवि को देके छोड़ गया। क्या उम्मीद? आकाश कहता है, जो आकाश हमें लगता है रियल आकाश है बट है नहीं, वो कहता है कि रवि तुमने मेरे को पैसे दे दिए,
तो मुझसे प्लीज़ मिलने आना, सिर्फ तुम अकेले मिलने आना और किसी को मत लाना। याद रहे, किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। फॉर्चुनेटली जब ये पैसे दे भी जाते हैं, रवि जा रहा होता है, तो उसकी मदर उससे रोकती है, क्योंकि वो रवि के मुंह पे एक टेंशन देखती है कि क्या है ये। क्योंकि रवि देखिए वो बात तो कर रहा है आकाश से, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट क्या था, फिर मेरे भाई की मौत हुई, मेरे को पता है, तो ये जिंदा कैसे है। बट कहीं ना कहीं उसका मन नहीं मान रहा था, दिमाग तो ये बोल रहा था बट मन नहीं मान रहा था कि मेरा भाई मर चुका है, वो जिंदा है, ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है मेरे से। लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी मदर ने उसको रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, उसके मुंह से बुलवा लिया। ये कहानी है। मदर को समझ आया तो उसको रोक लिया गया, और बाद में जाकर पता लगा उस क्रिमिनल को पकड़ भी लिया गया। तो पता लगा एक बहुत बड़ा किडनैपिंग सर्किट चला रहे थे लोग। वो रवि को अगर वहां बुलाते जगह पे तो उसको किडनैप भी कर लेते और वहां से भी पैसे हटते। बट ये हुआ कैसे? पहली बात तो हमने शुरू में साइबर हॉन्टिंग की बात की। टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा एक एक्सपीरियंस बना देना, पैरानॉर्मल बोल लीजिए, या फिर जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो मर गए हों, उनको वापसी लाना, ऐसा आपको लगता है, वीडियो के थ्रू, वॉइस के थ्रू। एक टेक्नोलॉजी है जिसका मैं सरल शब्दों में अगर बताऊं, उसे हम वॉइस क्लोनिंग बोलते हैं। वॉइस क्लोनिंग का मतलब इतना होता है कि आप एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप किसी की आवाज में कैसा भी फेरबदल कर सकते हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जहां अलग अलग पॉलिटिशियंस गाना गा रहे हैं, अलग अलग फुटबॉलर्स गाना गा रहे हैं, दो सिंगर्स एक दूसरे का गाना गा रहे हैं और आपको सुनने में पता ये नहीं लगता कि क्या सच है क्या झूठ है, बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो यहाँ वॉइस क्लोनिंग की मदद से एक तो पहली बात बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस बनाएगा उसके लिए। दूसरा, क्राइम कैसे किया जा रहा है। पहले तो उससे पैसे ले लिए, 40,000 ले लिए कि मैं मुसीबत में हूं। फिर स्टेप 2 कि आप दूसरे को पकड़ लो। और ये तो रवि लकी था कि उसकी मदर ने रोक दिया, अगर नहीं होता तो किडनैप होता। फिर किडनैपर जिसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं और वहां से भी पैसे लूटते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में भी बात करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के ज़माने में साइबर क्रिमिनल्स नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को फाइनेंशियल लॉस तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मेंटल ट्रॉमा भी दे रहे हैं। वैसे जैसे अभी आप मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे थे, तो उस पर मैं भी आपसे एक बात पूछूंगी, पर उससे पहले ये सोचना कितना ज़्यादा हॉरिफिक है कि मानो आपकी फैमिली में आपका कोई क्लोज वन मर चुका है और आपको कॉल आ रहा है। पहले तो आप शायद डर ही जाओगे और फिर डर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। एंड फिर एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है कि क्या सच में वो जिंदा है, और आपको अंदर से ही वो बात तोड़ देती है। और ये आई थिंक ये तो मतलब बहुत लेवल पे रॉन्ग है। मतलब स्कैम तो ठीक ही है, पर ये तो इमोशनली भी किसी के साथ इतना गलत करना इज़ नॉट राइट, व्हाट आई फील। बट ठीक है, अभी जैसे आप मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे थे, अभी एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं अंकुश भगोना, उन्होंने भी एक ऐसी वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे वो बोल रहे थे कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था, जहाँ पे 3 दिन तक उनको ऐसे वीडियो कॉल पे रखा गया था, जहाँ पे उन्हें पैसों का तो लॉस हुआ ही, पर उसके साथ जो उनको मेंटली मतलब एक लॉस झेलना पड़ा, उनके दिमाग पे जो असर पड़ा वो ज़्यादा था। जब उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड भी करी तो आप उनकी शक्ल पे साफ साफ देख सकते हो कि कितना एक बंदे ने झेला होगा। सो थोड़ा सा आप इस बारे में भी बताओ कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, लोग इस बात में कैसे आ जाते हैं, या क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट? आजकल बहुत एक फेमस हो चुका है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बात की है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा फेमस नहीं, इनफेमस, बुरी चीज़ों की वजह से फेमस हुआ है, बुरे कारणों की वजह से। डिजिटल अरेस्ट है क्या? आपको कॉल आएगा, कॉल अलग अलग बहानों से आ सकता है। या तो फेडेक्स से बोलेंगे वो कि आपका जी पार्सल में कुछ इलीगल यानी कुछ संदिग्ध सामान पाया गया है, आपका नाम आया है तो आप जी वीडियो कॉल पे आ जाओ। या ज़्यादातर आपको कोई पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा कि आपका नाम किसी इलीगल मामले में सामने आया है, तो आप आ जाइए वीडियो कॉल पे। बेसिकली कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आपको डर पैदा हो। अब आपको किसी ने, आपको कोई कॉल आया और आपको बोला जाए कि आपका जो है नाम ऐसे केस में आ गया है, तो आप तो डर ही जाएंगे ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जब इंसान डरता है तो डरते वक्त उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है सोचने की, वो पीछे हो जाती है। आप फिर डर में एक्ट करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आपको वीडियो कॉल पे बुलाते हैं, वीडियो कॉल पे बिल्कुल एक सेटअप क्रिएट किया जाता है। इंसान जो है वो पुलिस के प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा, पीछे जैसे हमने पॉडकास्ट कहाँ पे लगा रखा है सेटअप, वहाँ एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन का सेटअप लगाया होगा। और आपसे जब वो बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे जैसे कोई एक्चुअल पुलिस वाला बात करता है, जैसे उनके शब्द होंगे, जिस तरीके से हाव भाव उनके होंगे, और उनका एक ही मकसद है आपको डराना। पूरे 1 घंटे तक आपको डराएंगे। और डराएंगे कैसे? पहली बात तो आपकी, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, नाम, एड्रेस, क्या करते हो, आपकी इनकम क्या है, बहुत बार तो इनकम भी उनको पता होती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है। अगर कोई भी इंसान आपको बता रहा है, पुलिस गेटअप में है और उस तरीके से बोल भी रहा है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप उसको यकीन कर ले कि हाँ यार ये तो सच में कोई पुलिस वाला है।
आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता के एक भरोसा जताते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। फिर बताते हैं कि आपका नाम इलीगल मामलों में सामने आया है, इतने धारा ये लगेगी, धारा वो लगेगी। और आम इंसान, क्योंकि हम तो लॉ फील्ड से हैं तो हमें पता है कौन सी धारा क्या है, लेकिन आम इंसान जो है जब ये सुनता है धाराएं लगेंगी, ये FIR, तो डर जाता है। तो उनका काम सिर्फ इतना होता है आपको डराना। डराने के बाद वो कहते हैं अब आप डिजिटली अरेस्टेड हो। इसका मतलब ये है आप वीडियो कॉल पे रहोगे 2400 घंटे। 2400 घंटे मतलब सो भी रहे हो तो वीडियो कॉल ऑन करके सो, और किसी को नहीं बताना। घर पे रहो या बाहर रहो, लेकिन वीडियो कॉल 24 घंटे ऑन रखो। इसका मकसद ये होता है, आपने यूट्यूबर का एग्जांपल दिया, ट्रॉमा क्रिएट करना, कि उसको इतना डरा देना कि वो कुछ और सोच ही ना पाए। हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं, और पब्लिक डोमेन में भी हमने कितने एग्जांपल्स हैं जहां 4 से 5 दिन तक लोग डिजिटली अरेस्टेड हैं। कोई इंसान 3 से 4 दिन में मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 दिन भी, 48 आवर्स अगर आप वीडियो कॉल के सामने हैं और आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है अलग अलग माध्यमों से, तो आप डर जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट आएगा जब आप बोलेंगे मेरे को माफ करो, किसी तरह मुझे इससे निकालो। और जब पैसे ले लो, हाँ पैसे ले लो या कुछ भी करो, मेरी मदद करो, बट मुझे इससे निकालो। तब मेन मामला सामने आता है जो साइबर क्रिमिनल्स चाहते हैं, यानी पैसे। तो वो आपको बोलते हैं कि जी ठीक है, अलग अलग बहाने, या तो बोल देंगे रिश्वत के उससे पैसे ले लो, मतलब पैसे दे दो हमें, या फिर बोलेंगे आप अपने पैसे किसी और बैंक अकाउंट में डालो अभी के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हो सकते। जो एक नॉर्मल, कभी अगर सच में इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे सीज किए जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर बैंक आपसे पूछेगा कि आप इतना जैसे 12 लाख 15 लाख क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैंक को बहाना बना दो कि मेरी बहन की शादी है या मेरे दोस्त को चाहिए। वो क्यों बोलते हैं कि कल को आप बैंक के पास अगर क्राइम हो गया, आप बैंक के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि बैंक तो बोलेगा मैंने उस समय जब आपसे पूछा, आपने अपने मुंह से बोला कि हाँ मैं खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेरी सहमति से ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जब पैसे ट्रांसफ़र हुए, रफू चक्कर हो गए। लेकिन अब आपने ट्रॉमा की बात की, ये तो नॉर्मल एक डिजिटल अरेस्ट की बात होगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेंटल ट्रॉमा हुआ है, और फाइनेंशियल लॉस, हम पैसों का नुकसान की बात करते हैं, उससे ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट होता है, उनको कॉल आता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, सारी इन्फॉर्मेशन बोल के कि आपका नाम क्या है, आधार नंबर, ये वो उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मतलब ये भरोसा दिला देते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हैं। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट आता है जब वो कहते हैं कि अब आप अपने कैमरा पे कपड़े उतारिए, क्योंकि हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, हमें चेक करना है। सोचिए वो लॉयर जो जानती है, इतने सारे नुक्ते जानती है, इतने सारे सेक्शंस जानती है, कानून जानती है, वो भी उनके बहकावे में आ गई। बहकावे में आ गई, कपड़े उन्होंने अपने वो उतारे, और वहाँ से उनको पैसे तो लूटे गए, जो मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया। लेकिन हफ्ते बाद उनको एक और वीडियो कॉल आती है, जहाँ पे उनकी वो वाली वीडियो जिसमें वो कपड़े उतार रही है, उससे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अब हम ये वीडियो सर्कुलेट कर देंगे अगर आप अपने हमें पैसे नहीं दिए। एक और केस है जहाँ एक टीचर जो रिटायर होने वाली थी, स्कूल टीचर, साधारण बैकग्राउंड से, उनको कॉल आता है कि आपकी जो बेटी है उसका नाम एक इलीगल रैकेट, यानी एक संदिग्ध रैकेट में आया है, और काफ़ी बदनामी की बात है। आप अब या तो हमें 1 लाख रुपए दे दो, वरना हम तो ये वीडियो फैला देंगे या ये बात फैला देंगे, आपके समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। वो इतना डर गई, उन्होंने हालांकि बीच में अपने बड़े बेटे को कॉल मिलाया, तो बड़ा बेटा कहता आप इतने टेंशन मत लो, ये झूठे स्कैम होते हैं। लेकिन इस तरीके से उनसे बात की, वो इतना डर गई, 2-3 घंटे के अंदर उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। यानी ये मामले सिर्फ पैसे आपके चले गए वहां तक नहीं रहा है, एक मेंटल ट्रॉमा, और कभी कभार जान जाती है, उस तक भी ये मामला फैल चुका है। हाँ, ये बात तो है। जैसे पैसे ले लिए, वो तो चलो एक ऐसी चीज़ है कि आप रिकवर कर सकते हो, आप जिंदा हो तो आप दोबारा पैसे बना लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑल्दो ये भी बहुत बड़ा लॉस है, होना नहीं चाहिए किसी के साथ, पर कहीं किसी की जान चली जाए वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि आप फिर वो कैसे वापस लाओगे। पर इस पे समझने वाली बात ये कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई भी आपको इस लेवल पे कैसे यकीन दिलवा सकता है, इसके पीछे की क्या ऐसी चीज़ है जो हमें जाननी अभी ज़रूरी है कि अगर कल को हमारे साथ ऐसा हो तो हम इस चीज़ से बच सकें। देखिए, अंग्रेजी में एक टर्म है जिसको कहते हैं साइबर साइकोलॉजी। अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, ये वो कला है जिससे इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपके दिमाग से कैसे खेला जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो हैकर, साइबर क्रिमिनल होते हैं, ये एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इनके पास कोई हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, इनको बस पता है सही समय पर आपसे क्या बोलना है, उस हिसाब से आप कैसे रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिजिटल अरेस्ट देखा, इसमें भी अलग अलग वेरिएशन है। किसी को डराया जाता है, किसी को फुसलाया जाता है। अगर आप कोई और क्राइम भी देख लीजिए, डराते ज्यादातर ओल्ड एज वाले लोगों को है, 60+ सीनियर सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि वो डरेंगे जल्दी। और यंग एज को क्या दिया जाता है? उनको या तो लालच दिया जाता है, आप पैसे कमा सकते हैं,
या उनको लस्ट जो हम कहते हैं हवस वो करी जाती है, आपको वीडियो कॉल आ जाएगी। तो साइबर क्रिमिनल्स आपकी मानसिकता से खेलते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि उस समय पर आप पहली बात या तो डर जाओ, या आप उनके बहकावे में आ जाओ, या आप लालच के मारे उनके पास आ जाओ। वो चारा देते हैं आपको, चारा अलग अलग टाइप का होता है। एक बार वो चारा आ गया, उसके बाद उनको पता है कि डिपेंडिंग अपॉन क्या ये बड़ा है छोटा है, इससे किस तरीके से बात करनी है। हमने डिजिटल अरेस्ट की बात की, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां वो लोग, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ 60 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ है। और जब वो आई वो शॉक में थी। शॉक में इसलिए नहीं थी कि उनके पैसे चले गए, शॉक में इसलिए थी कि जब उनको कॉल आया, ठीक है वो सब प्रोसेस हुआ कि पुलिस वाले बन के कॉल किया ये वो, लेकिन बीच में ये क्रिमिनल्स इतने स्मार्ट थे, उन्होंने इनके हाव भाव पकड़े और इन्होंने कहा माँ जी आप तो हमारी माँ की तरह हैं, आप मेरी माँ की तरह बिल्कुल हैं, तो आपके पास जो चार्जेस है ना हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस आपकी मदद करेगी आपको करने में। तो इनको डराया नहीं, इनको इतना कंफर्ट दे दिया कि इनको लगा यार ये तो मेरे शुभचिंतक हैं, ये तो मेरे लिए सोचते हैं। तो पूरा 3 दिन जब वो डिजिटल अरेस्टेड थी उनको कोई टेंशन ही नहीं थी, वो आराम से थी, क्योंकि उनको लगा मैं तो पुलिस के हाथों में हूं, मैं क्यों इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। एंड में जब पैसे चले गए और जब 60 लाख पूरी तरह गए, पहली बात तो उन्हें 60 लाख इसलिए भी दे दिए क्योंकि पूरा भरोसा हो गया था तो पुलिस वाले और इतने प्यार से मुझसे पेश आ रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट सिर्फ ये नहीं होता आपको हमेशा डराना, कभी कभार आपको प्यार फुसला के वो देखते हैं कि बंदे को कैसे करें। एक और फेमस, ये तो बहुत ही फेमस केस था, जहां पर एक बड़े थी कंपनीज के ग्रुप हैं और जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पद्म भूषण है, उनके साथ हुआ ये। अच्छा उनको एक कॉल आता है, वो कहते हैं सीबीआई से, अब इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी, उनको पता है ये स्कैम है, उन्होंने काट दिया फोन, नहीं माना। कुछ समय बाद एक और वीडियो कॉल आता है, जब वो वीडियो कॉल उठाते हैं तो उनको दिखता है सुप्रीम कोर्ट का जैसे कमरा है वैसा एक सेटअप बना रखा है, 5 जजेस बैठे हैं, बीच में हमारे चीफ जस्टिस की तरह कोई दिखने वाला आदमी, क्योंकि कैमरा बहुत डिस्टेंस पे था तो गेटअप वही है, आवाज भी सिमिलर है, और ये इनके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर रहे हैं और एआई की मदद से वो नकली ऑर्डर इनको मेल पे आ जाता है। वो ऑर्डर देख के शॉक हो जाते हैं। अब इनको लॉयर तो है नहीं, इनको नहीं पता कैसे चलता है मामला, क्या चलता है, इतने डर जाते हैं कि अब ये पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। 6.8 करोड़ 6.8 करोड़ वो तो इनकी पहचान थी, इन्होंने जल्दी रिपोर्ट किया तो आई थिंक 70% ऑफ पैसे आ गए। फिर भी या हम सबको ये समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम आपके साथ हो ना हो, आप कितने एजुकेटेड हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि पढ़े लिखों के साथ भी साइबर क्राइम हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उस समय पर आप कितने अवेयर हैं, कितने सतर्क हैं और उस समय पर क्या करते हैं। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट मैंने आपको बताया लॉयर से लेके पद्म विभूषण तक ऐसे लोगों के साथ अगर हो रहा है तो आप सोचिए कि किस लेवल तक ये क्रिमिनल्स जा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो तो एक आम जनता को या एक आम ऐसे आदमी को जो 30-40 हज़ार रुपये कमाता हो या थोड़ा एज में बड़ा हो, उसे पागल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप थोड़ा इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, जैसे मुझे लगता है ये जो अभी चल भी रहा है कि अगर आप कहीं पे भी कॉल करते हो तो पहले आपको एक पूरा वॉइस नोट सुनाई देता है कि ऐसे ऐसे डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा मूव है क्योंकि इससे थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रही है। इसके साथ साथ अभी इतने सारे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं साइबर क्राइम पे, सब चीज़ें आ रही हैं और मेरे ख्याल से आना ज़रूरी भी है, जैसे क्योंकि सिर्फ डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत चीज़ें जैसे डीप फेक आप मान लो। अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी लेडी की डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी जो वो थी भी नहीं, उनका बस किसी एक अडल्ट वीडियो के ऊपर चेहरा लगा दिया गया, विच इज़ ऑल्सो काफ़ी स्कैरी। अगर आप एक लड़की हो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कोई भी आपका चेहरा लगा के कुछ भी वीडियो बना सकता है उसका। तो अब थोड़ा ऐसा कोई आपके पास केस आया है? मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। लैपटॉप और फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आप? अगर मैं कहूँ आपके फ़ोन हैक करके आपका कैमरा एक्सेस हो गया है या मैं कहूँ आपका लैपटॉप एक्सेस हो गया है, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लगेगा। ये वो फ़ोन है जो आप इस फ़ोन को हर जगह ले जाती हैं, करेक्ट, कि आपके बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा बढ़कर है, प्राइवेट से प्राइवेट और पब्लिक से पब्लिक जगह आप इस फ़ोन को ले जाती हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक लड़की है नॉर्मल अपना वर्क फ्रॉम होम करती हैं, रहती हैं। एक चीज़ है कि वो कॉर्पोरेट जॉब में तो है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वीडियोस डालना शुरू करती हैं और इन्फ्लुएंसर बन रही हैं। अच्छा। तो वो उस जर्नी पे हैं, आप इन्फ्लुएंसर होकर आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और वो वैसा कंटेंट बनाती हैं। तो स्टेक्स यानी कि अब यहाँ पर चीज़ें हाई हो गई हैं कि वो प्रोफाइल उनकी अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। ये केस बताना इसलिए ज़रूरी है, पहला जो इन्फ्लुएंसर्स आपके उसमें देख रहे हैं उनको पता लगेगा क्या है, दूसरा एक आम जनता को भी पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
तो लड़की है ना, कॉर्पोरेट जॉब करती है, साथ साथ वीडियोस बनाती है, धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर बन रही है। एक दिन इनको एक मेल आती है और वो कहता है आई नो हु यू आर, मतलब कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। को लगा पता नहीं कोई फेक मेल होगी, इन्हें छोड़ दिया। 10 मिनट बाद फिर एक और मेल आती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। इन्होंने रिप्लाई दिया हु आर यू, कौन हो तुम। 10 मिनट बाद इनकी एक फोटो आती है। फोटो क्या आती है, लैपटॉप पे ऐसे बैठी हैं और कर रही हैं, मतलब लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली अपना जो एक जिस सोफे पे बैठी होंगी उसकी फोटो आती है। प्रेजेंट जिस पे लैपटॉप चला रही है उन्हीं कपड़ों में जिस सोफे पे बैठी है, यानी कि किसी बंदे ने अभी उनकी फोटो ली और वो फोटो उनको भेज दी। तो ये डर गई। इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा हु आर यू। तो ये जो भी इंसान है ये इनसे मजाक करने लगा कि पहले दिन लगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, गेस करो कौन हूँ मैं, ये वो। तो इस लड़की को गुस्सा आने लग गया। इसने कहा मजाक बंद करो वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी, कौन हो तुम। कोई जवाब नहीं आता है। ये लड़की डरती है, क्या करूँ। ये लड़की का एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड है उसका, अच्छी खासी मतलब उसको नॉलेज है। उसको बताती है ये देखो ऐसे हो गया है। वो दोस्त उनके घर आता है, चेक करता है और लैपटॉप से कि क्या है क्या नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी डाल के देखता है। कहता है कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो तुम मुझे फिर बताना। बट ये लड़की डरी होती है। ये बात थी सुबह की जब उनका ऑफिस आवर था। अब रात का टाइम आता है, रात तक डरी हुई है, लेकिन तब तक जब तक दिन जाता है थोड़ा वो इधर उधर के कामों में बिजी हो जाती है। उस शाम को वीडियो बनाती है, वो एक नॉर्मल अपना इन्फ्लुएंसर की तरह वीडियो बना रही है। उनके फ़ोन पे मैसेज आता है। इस बार फ़ोन पे मैसेज आके बोला जाता है कि भूल गई मुझे। इनको समझ आ जाता है कि तो वही बंदा जिससे मेल पे बात हुई है और सेम मेल से आया होता है। तो कौन हो तुम। एक और पिक्चर आती है, इस बार पिक्चर उनके फ़ोन की, यानी जो वो टेक्स्ट कर रही हैं जो भी पिक्चर आई होगी वो आ जाती है। डर जाती हैं, करना क्या है। और अब ये गुस्से में इतना होती है, इनको समझ नहीं आता, ये उनको गालियाँ लिखनी शुरू कर देती है। कुछ किया तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी, तुम सामने आओ, ये वो। क्योंकि डरा हुआ बंदा हड़बड़ा रहा है, वो बंदा कुछ नहीं बोलता। ये फिर उसको लिखती है, नहीं बोलता। इन्होंने अपने दोस्त को मैसेज किया लेकिन रात हो गई थी, दोस्त ने नहीं उठाया, ये सो गई। अगले दिन उठती हैं और देखती हैं एक और वीडियो आई है। इस बार एक डीप फेक बना है। डीप फेक अगर जनता के उसमें अगर मैं बताऊं, डीप फेक का मतलब है एआई का इस्तेमाल करके आपने किसी की भी वीडियो चेंज कर दी। डीप फेक का इस्तेमाल हमने इलेक्शंस में बहुत देखा था, जहां किसी भी नेता की वीडियो से आप कुछ भी बुलवाया जा रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनकी शक्ल लेके आप वीडियोस पे लगा देते हैं, तो एक डीप फेक बन जाता है। और डीप फेक का सबसे बुरा इंपैक्ट होता है आपकी रेपुटेशन पे। अब जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका डीप फेक बनता है, ठीक है बुरी बात है, लेकिन कोई आम इंसान का डीप फेक बने, आम इंसान के लिए उसकी इज्जत सब कुछ। तो इस लड़की का डीप फेक बना। अब ये पूरी तरह डर गई, करना क्या है। इन्होंने लिखा क्या चाहते हो तुम मुझसे बताओ। कोई जवाब नहीं दिया जो क्रिमिनल है। ये पुलिस स्टेशन गई, करवाया, साइबर क्राइम सेल गई, वहाँ रिपोर्ट करवाई, फिर भी डरी हुई है क्या है। अब ये उससे चैट करना शुरू करती हैं और उससे गिड़गिड़ाती हैं, ये डीप फेक आगे मत करना, क्योंकि अब लड़की को पता है ये आदमी मेरी डीप फेक आगे सर्कुलेट कर सकता है। और अब जो इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ मैंने बताई थी, करियर बन रहा है, आप उसको इम्पैक्ट आ जाएगा। करियर तो इम्पैक्ट आया ही आया, लेकिन पर्सनल लाइफ भी वो भी इम्पैक्ट होगी, और जिस जॉब में काम करती है वो भी इम्पैक्ट होगी अगर ये बाहर आ गया। ऐसे कितने केस हमने देखे हैं जहां ऐसी वीडियोस के चक्कर में बंदे की जॉब खतरे में आती है, उसकी पर्सनल लाइफ, उस पर रेपुटेशन पे हैम्पर होता है, और उसकी जो मेंटल ट्रॉमा है वो भी होता है। अब इस केस में ये लड़की डरी हुई है, क्या करना है, कैसे करना है, घबरा रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि साइबर क्राइम सेल में इन्होंने रिपोर्ट की तो वो कहते हैं वक्त देखते हैं, कुछ करते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं हम कुछ करते हैं। बट ये इतनी डरी हुई थी कि इनको लग रहा था अभी मुझे आंसर चाहिए, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। इतनी चीज़ें दांव पे लगी हुई थी। और एक हमारी जनता इससे रिलेट कर पाएगी कि जब क्राइम आपके साथ होता है उस समय आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी रुक जाओ, धीरे धीरे, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको पता भी नहीं वो कौन है। अब ये उससे बोलती हैं कि प्लीज़ मुझे, ठीक है तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, तुम बताओ। मतलब आप सोचिए लड़की इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई, कहती है तुम्हें मैं अपनी पिक्चर्स भेज सकती हूँ, पिक्चर्स में शक्ल नहीं दिखाऊंगी, पिक्चर्स भेज सकते हो अगर तुम्हें वो चाहिए। क्योंकि लड़की को लगा शायद यही सब चाहिए होगा उसको, तुम्हें पैसे चाहिए मैं पैसे दूंगी, बट मेरे ये डीप फेक वीडियो तुम सर्कुलेट नहीं करोगे। तो बंदा कहता ठीक है, अब मुझे जो है तुम मुझसे मिलो। तो लड़की ने कहा मैं कहीं नहीं मिलूंगी, तुम्हें आना तो मेरे घर के नीचे आना पड़ेगा। अब लड़की ने लिखा ये, बट लड़की बस प्रिपेयर्ड कि ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़का कहता है ठीक है मैं आऊँगा। टाइम जब लड़की ने पूछा, कहता है मैं बस आ जाऊँगा, तुम 3 दिन तक अपने घर में रहना, मैं कभी भी आ जाऊँगा, कभी भी आऊँगा, और समय तुम्हें बोलूँगा तब नीचे आना पड़ेगा। अब जो भी आदमी था
या औरत थी, हमें ये नहीं पता, हमें लगा आदमी, औरत भी हो सकती है। उसने ये इसीलिए किया, एक तो ट्रॉमा बना रहे, दूसरा कल को वो किसी को भी बुला ना सके, उसको पता ही नहीं ना किस समय आने वाला है, वरना जिस समय आपको पता है उस समय तो आप बंदे को बुला सकते हो, पुलिस, किसी की मदद दे सकते हो। ये क्या करती हैं, फॉर्चुनेटली इनके जो चाचा हैं वो पुलिस में है। अगेन ये थोड़ा लक साथ देता है इनका, यहाँ पे चाचा को सारी बातें बताती हैं। अब चाचा पुलिस में तो हैं, बट ये डीप फेक टेक्नोलॉजी सब कुछ नया है, तो उनको भी पूरी तरह पता नहीं कि कैसे तरीके से करना है। तो चाचा जो है 2 बंदे इनके साथ भेज देता है कि आप इनके साथ रहो 3 दिन। अच्छा, अब यहाँ क्रिमिनल जो भी है वो बेवकूफ़ी यही करता है कि उसने मिलने के लिए बोल दिया कि घर के नीचे मिलते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, क्रिमिनल आया नहीं। तब लगा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये 2 लोग जाते हैं, 3 दिन हो चुके, तो लड़की को भी लगता है कि बेवकूफ़ बना रहा है तो मिलेगा नहीं, आप चले जाओ। ये 2 लोगों को भेज देती है, और जब भेजती है उसके आधे घंटे बाद टेक्स्ट आ जाता है कि मैं नीचे हूँ, जल्दी आओ पार्किंग लॉट में, और अकेले आना, कोई और हुआ तो उसी वक्त सेंड दबा दूंगा मैं। अच्छा। लड़की जाती है, पार्किंग लॉट पूरा खाली। अब ये लड़की डरी हुई है, पता नहीं क्या होगा, क्या किडनैप करेगा मेरे को, मार देगा मेरे को, पता नहीं क्या करेगा, और है कौन ये भी नहीं पता। ये जाती है तो कुछ ही दूर एक बंदा है हुडी में जो खड़ा हुआ है, और ये समझ जाती है कि पार्किंग लॉट खाली है, दोपहर का समय है, अब क्या करें। वो आदमी जो है वो खड़ा है, कुछ नहीं कह रहा है इनको, बिल्कुल डेड उसमें खड़ा हुआ है। चिल्लाती थोड़ा दूर से, कोई जवाब नहीं देता, फिर चिल्लाती हैं, फिर कोई जवाब नहीं देता, फिर वो बस आने का इशारा करता है। अब ये आगे जा रही है। जब उसके पास सामने आती है तो उस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ है, जान के मास्क पहना है, हुडी पहना है कि कोई पहचान ना सके। और फिर ये कहती तुम हो कौन, चाहते क्या हो। वो कहता है मेरे को पैसे, वो और ऑप्शन देती है, तुम्हें पैसे चाहिए, क्या चाहिए, बस इस मामले को ख़त्म करो, मैं बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है मेरे लिए। और अगेन जब आपके साथ साइबर क्राइम ऐसे टाइप का होता है ना, आप किससे शेयर करो, हालांकि शेयर करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी है आप अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहोगे, इतना उनके लिए स्ट्रेस हो जाएगा, किससे शेयर करोगे आप। इस केस में सिर्फ इसके बेस्ट फ्रेंड को पता था, तो बात कर रही है उससे, कोई जवाब नहीं दे रहा, और सिर्फ कहता है मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, ये वो, मतलब वो बिल्कुल, उसको ना पैसे चाहिए थे, ना न्यूड फोटो, कुछ नहीं चाहिए था उसको, बस को बर्बाद करना था। इसने कहा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं किसी को, बर्बाद करना है। करते करते अब लकीली अगेन ये जो 2 बंदे इन्होंने भेजे थे, ये फिर भी वो रीचेक करने वापस आए। जब रीचेक करने वापस आए, घर में नहीं मिली, तो ये आसपास देखने लग गए, और एक बंदा उसमें से देखा पार्किंग लॉट में खड़ी है, और उसने बंदे को दबोच लिया। अच्छा। ये बंदे को दबोच लिया, फॉर्चुनेटली दूसरे को भी बुलाया, और ये लड़की भागी। जैसे ही बंदे को दबोचा, लड़की भागी बिल्कुल। जब भाग रही अपने घर की तरफ, तो दूसरा बंदा इनके घर से निकल रहा है, इन्होंने उसको बताया, वो दोनों नीचे पार्किंग लॉट में गए और उस बंदे को पकड़ लिया। कौन निकला, ये उसका बेस्ट फ्रेंड निकला। अच्छा, जिसको पता था, साइबर सिक्योरिटी वाला, मैंने आपको बात की थी। ओह। और ये लड़की, अब इस कहानी के पहले हम जाते हैं। अब आप अगर पूछेंगे कैमरा हैक कैसे हुआ, सब कुछ कैसे हुआ, ये लड़की क्योंकि बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड लाइक करता था उसको, और लड़की ने बड़े प्यार से, उस बेस्ट फ्रेंड ने उसको बोला, लड़की ने बड़े प्यार से उसको बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें ऐसे देखती नहीं हूँ। लड़के ने कोई शोर नहीं मचाया उस समय, लेकिन अंदर उसके बदले की वो शुरू हो गई कि मैं इससे बदला लूंगा। होता क्या था, लड़की को कुछ भी फ़ोन ख़राब कुछ होता था तो एक बेस्ट फ्रेंड है कि यार ठीक कर दे। लैपटॉप उसका एक बार ख़राब हुआ, उसने लड़के को दे दिया। उस समय पर लड़के ने सब स्पाईवेयर मैलवेयर वगैरह डाल के इसके फ़ोन भी किसी बहाने से ले लिया होगा, पहले लैपटॉप तो ले ही लिया, जिससे कैमरा एक्सेस मिल गया हो। और उससे वो उसको, आप ये सोचिए कि फ़ोटोज़ तो उसने भेजी, बट लड़की जो है, आप कितने लोग हैं हम लैपटॉप के सामने खोल के क्या नहीं करते। आप बाथरूम से आते, कपड़े बदलते, आपका लैपटॉप खुला होता है, आपका फ़ोन खुला होता है, आप बाथरूम में अपना फ़ोन ले जाते हैं, वहाँ खुला होता है। और लड़के के बाद में जब पता लगा तो कितनी फ़ोटोज़ लड़की की मिली लड़के के सिस्टम पे। फॉर्चुनेटली वो लड़के ने सर्कुलेट नहीं की थी, यहाँ पर लड़की बच गई। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड ने यह धोखा दिया था, और बाद में यही पता लगा कि जी तुमने मेरे को ठुकराया था, तो मैंने कहा तुम्हें बर्बाद करूँगा। अब जैसे आप यही बोल रहे हो, ऐसे स्टोरीज, ऐसे रियल केसेस आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप किस पे ही ट्रस्ट कर सकते हो। आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, या कभी कभी तो आपके फैमिली मेम्बर्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। तो आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की, तो ऐसे भी कितने सारे केसेस हैं, मतलब दिस इज़ अ टिपिकल सिचुएशन जहाँ ऐसा होता है। तो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, अगेन रियल लाइफ एग्जाम्पल। टिपिकल सिचुएशन है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 2 साल से, एंड एक दिन लड़का कहता है मेरे को ब्रेकअप करना है, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब यह लड़की जो है वो थोड़ी, उसका बैकग्राउंड टेक्निकल उससे था, तो इसको भी चीज़ें पता थी कुछ कैसे करना क्या करना है। अब
कुछ प्रिंसिपल्स नोट करिएगा इस पूरी कहानी में जो आपने बात की। ट्रस्ट किस पे करें? अब जो बॉयफ्रेंड है उसने अपने सारे पासवर्ड्स लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह के गर्लफ्रेंड को बता रखे थे, पहला। दूसरा, बॉयफ्रेंड बहुत ही मतलब ब्राइट लड़का था। ये लोग स्कूल में, ये 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग 9th स्टैंडर्ड में इन लोगों ने डेट करना शुरू किया, 12वीं क्लास में बॉय कहता ब्रेकअप। इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, एंड इसको पता है मैंने कहाँ जाना है, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस जहाँ अप्लाई करना है, वहाँ की जो प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, उनको भी इसने अपने लिंक्डइन वगैरह में ऐड कर रखा है। तो इसकी प्लानिंग पूरी है कि यार मैं ब्राइट हूँ, मैं अभी जैसे ही पास आउट होऊंगा मैं बड़े कॉलेज में जाऊँगा, ये है वो है, और लड़की को पता है। अब इंटरेस्टिंग बात कहाँ थी? पहली बात तो देखिए उसने गलती करी अपने पासवर्ड शेयर करके लड़की को। अब लड़की क्या करती, एक रात, आई रिपीट, एक रात के अंदर विदिन 8 to 9 आवर्स ये काम करती जो मैं बताने वाला हूँ। लड़का सो रहा है, लड़की के पास ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड था तो अलग अलग वीडियोस थी लड़के की। लड़के को जो लड़का है उसकी एक डीप फेक वीडियो बना दी। तो जब हम डीप फेक की बात करते हैं तो हमें लगता है एडल्ट 18+ वीडियो बना दी होगी, नहीं, वो नहीं किया इस लड़की ने। यहाँ उसने स्मार्ट चीज़ करी। उसने क्या किया, उसने लड़के की नॉर्मल वीडियो ली, नॉर्मल कपड़े पहना हुआ है, पीछे बैकग्राउंड भी प्लेन है और लड़का बस बोल रहा है। यानी कि उस वीडियो को जब आप म्यूट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल वीडियो लगेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या बोल रहा है वो सबको अब्यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है वो पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, दोस्तों को, जिन कॉलेजेस में उसको जाना है वहाँ के प्रिंसिपल्स को, वहाँ के टीचर्स को, सबको गालियाँ दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो 3 से 4 मिनट की वीडियो में। और इसने क्या किया, इस लड़की ने, क्योंकि इसके पास पासवर्ड वगैरह थे सारे इसके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स और इन सबको, मैंने आपको पहले बताया था कि इसने दूसरे जो कॉलेजेस है जहाँ इसको अप्लाई करना है उनके प्रोफेसर्स को भी अपने इसने नेटवर्क में ऐड कर रखा था, उनको भी प्राइवेटली ये वीडियो सब चली गई एक रात के अंदर। ये लड़का उठा है और इसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मतलब इतनी मिस्ड कॉल्स फैमिली के, और ये लड़का अलग रहता है, मतलब इसके माँ बाप के साथ नहीं रहता वो, क्योंकि बाहर एक स्कूल में पढ़ रहा था। इतने कॉल ये वो, उसको समझना है क्या करना है, लोगों के मैसेज आ रखे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि फेक वीडियो तो बताना बड़ा आसान हो जाता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटी की फेक वीडियो बताना और एक आम इंसान की फेक वीडियो बताने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी ना, आप मेरी आवाज़ जानती है ना कुछ जानती है, बट अगर ऐसी प्लेन वीडियो होगी, बात कर रहे हैं, तो बताना बड़ा मुश्किल है। आजकल जितने डीप फेक सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एक तो फ्री हैं, दूसरा फ्री ना भी हो तो 1500 से 2000 रुपये के बीच की इनकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो भी है। लड़कियां, उसका टेक्निकल बैकग्राउंड था तो उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, एक एडल्ट वीडियो अगर डीप फेक बनाई जाए तो लोग कहीं ना कहीं बोलेंगे कि अरे, मतलब एक सिंपैथी आ जाएगी ना, बेचारा विक्टिम बन गया। ऐसी वीडियो में आप कैसे बोल सकते हो, लोगों को तो लगेगा ये तो असली वीडियो है। और ऐसे कितने लोगों को नहीं पता कि डीप फेक क्या होता है। अब हुआ इस चक्कर में ये इतनी जगह वीडियो हो गई, जब तक बात करी क्या हुआ। अच्छा, फैमिली मेंबर्स तो आप किसी तरह उनको समझा दो, बाहर के लोगों को कैसे समझाओगे? इस हद तक ये इतना बढ़ गया कि आफ्टर 2 to 3 months, 2-3 महीनों के बाद लड़का इतना ट्रॉमा में आ गया, उसको देश छोड़ना पड़ गया। मैं यहाँ पे तो कहीं मैं पढ़ ही नहीं सकता, इतनी जगह ये फैल गया, मेरी इतनी बदनामी हो चुकी है, मेरे को बाहर ही जाना पड़ेगा। ये भी एक अलग ही सरदर्दी है कि आप अब बताओ, गर्लफ्रेंड भी ब्रेकअप कर दिया तो आपको बिल्कुल तबाह करने पे उतर आई है। आजकल पता ही नहीं चलता, ऐसा भी होता है कभी कोई ज़्यादा थोड़ा सक्सेसफुल हो गया तो दोस्तों में ही थोड़ा वैसा हो जाता है कि नहीं नहीं है ये इसने कैसे कर दिया, पुरानी फोटोज लीक कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये अब तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी भी, आप गर्लफ्रेंड मत बनाओ, दोस्त मत बनाओ, वो इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सेफ। जैसे इस केस में हमने क्या देखा, पासवर्ड शेयर कर दिए, ओवर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता जो आज आपका दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है। कोई आज आपकी गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप होके क्या रिएक्शन है क्या नहीं है। हमने इससे पहले वाले केस में देखा, बेस्ट फ्रेंड है और लड़की ने आराम से मना किया, कोई बदतमीजी कुछ नहीं की, लेकिन दूसरा किस तरीके से ले रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। अब जैसे हम ऐसी ही बात कर रहे हैं ना, अब ऐसे ही अगर आपको अभी केस एक याद होगा, अभी कुछ ही टाइम पहले ये केस काफ़ी वायरल हुआ था। एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा करके एक कपल है, वो अपने मतलब वो जो वाइफ थी उनकी खूबसूरती की वजह से, उनके एक अच्छे चंचल नेचर की वजह से, क्यूटनेस की वजह से वो कपल बहुत फेमस हो गया। और फेमस होते होते उनकी जो सेल्स थी, उनका जो वो काम करते, खाना बना रहे थे, वो भी बढ़ गया। पर अब क्या हुआ, उसके कुछ टाइम बाद ही उनकी वीडियोस वगैरह सब कुछ आ रही थी, कभी म्यूजिक वीडियो, कभी कुछ सब कुछ अच्छा जा रहा था। अब कुछ टाइम बाद ही उनकी एक वीडियो लीक हो गई। ऑल्दो उन्होंने वो वीडियो खुद ही बनाई थी, बट स्टिल कभी कभी आप अपने पर्सनल मोमेंट्स के लिए बना लेते हो, जैसे ऑल्दो हमें नहीं बनाना चाहिए, पर कभी इंसान कोई अपने पर्सनल मोमेंट के लिए बना लिया, आपने कुछ इंटीमेट मोमेंट्स की वीडियो बना ली, वो लीक हो गई। अब आप फेमस हो गए हो तो अब पूरी जगह बदनाम।
उनका इतना गंदा हो गया था, उनका रहना इतना मुश्किल हो गया था कि उनका बेबी हुआ था उसी वक्त, वो अपने बच्चे को बाहर नहीं लेके जा पा रहे थे, वो एकदम इंटरनेट से हर जगह से गायब हो गए, वो रोते हुए वीडियोस बना रहे थे। तो आप इस पे भी थोड़ा कुछ बताओ कि ऐसे कैसे हो जाता है या इससे हम कैसे बचें? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जो मेन डिफ़ॉल्ट है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें लगता है फ़ोन सेफ़ है, हमें लगता है टेक्नोलॉजी सेफ़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरनेट, ये डिवाइसेस, ये जंगल की तरह है। आप अगर कभी जंगल में जाते हो तो एक सेफ्टी के उससे जाते हो ना, गन लोगे, कुछ लोगे, बिल्कुल निहत्थे आप जंगल के अंदर चले गए तो वो तो आप गैम्बल खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो पूरा। शेर आ सकता है, सांप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है सब कुछ फ्री मिल रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट तो सेफ जगह है, हमारा है। नहीं, ना इंटरनेट प्राइवेट है, ना इंटरनेट सेफ है। आपको मोबाइल फ़ोन, आज कितने हैक होते हैं जहाँ किसी को अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस मिल गया तो एक्सेस में सब कुछ आता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन। आपने ये बात की है, जो फ़ोन एक्सेस मिल गया उनका, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आपका फ़ोन एक्सेस आ सकता है। तरीके क्या हैं? पहला, अब ये वो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कभी नहीं करने। अगर आप चाहते हैं कोई आपका फ़ोन एक्सेस ना करे तो ये चीज़ें सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जिसको हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं। पहला, ओटीपी। कभी भी ओटीपी शेयर ना करें रैंडम किसी उससे, और अगर कर भी रहे हैं तो रीचेक करिए कौन है ये। ओटीपी आप जब भी शेयर करेंगे तो चांसेस है कि आपका एक्सेस मिल सकता है। दूसरा, रैंडम लिंक। कोई भी लिंक आपको आपकी मेल पर आ रहा है, कोई भी लिंक आपको आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी उसको क्लिक ना करें। उस लिंक के अंदर क्या है, क्या नहीं है, मैलवेयर है, क्या है, आपको नहीं पता। हमेशा अगेन रीचेक। आप साइबर क्राइम का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचो और रीचेक करो। तो लिंक भी कभी क्लिक नहीं करना। और अगेन, आप जो मैसेज की लैंग्वेज पे नहीं जा सकते। आज चैट जीपीटी से हम किसी भी टाइप की मेल लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, तो बेवकूफ़ बनाना तो आसान है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ एआई के आज का जो ज़माना है, जहाँ आप आवाज़ चेंज कर सकते हो, वीडियो चेंज कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट तक चेंज कर सकते हो, तो कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तो आप ओटीपी किसी से शेयर ना करें, लिंक शेयर ना करें, चाहे कितना ही कोई कन्विंसिंग हो, जब तक रीचेक ना कर लो। तीसरा, कभी भी आप, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहता है, स्क्रीन शेयर। कभी भी किसी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करनी। कोई भी ऑथेंटिक, यानी कोई सच्ची ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की, कोई भी आपको कभी नहीं बोलेगी कि स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए मेरे पास आपका नंबर है, मैंने बोला स्क्रीन शेयर करो, मैंने उस नंबर से ओटीपी डाला, अब ओटीपी नोटिफिकेशन की तरह ऊपर दिख जाता है, वो ओटीपी मुझे मिल गया, मेरे को अंदर एक्सेस मिल गया आपके उससे। तो स्क्रीन शेयर तो बेसिकली आपने घर के अंदर ही अपना सब कुछ बता रहे हो क्या है क्या नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है? चलो फोन का एक्सेस मिल गया, बहुत लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप जैसी चीज़ हो गई, लोगों को लगता है व्हाट्सएप हमारी पर्सनल डायरी है। व्हाट्सएप आपकी पर्सनल डायरी नहीं है। खुद का हम ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत लोग करते हैं, और उसके ऊपर ग्रुप में क्या नाम लिखेंगे, माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और सारी चीज़ें, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, अपने पासवर्ड्स जो लोगों को याद नहीं रहते, सब पर्सनल उसमें डालेंगे। बट आप ये देखो कि अगर किसी को आपके फ़ोन का एक्सेस मिल गया, कितना आसान है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा व्हाट्सएप पे, सबसे पहले ग्रुप सामने आएगा, तो एक्सेस मिल जाता है। बट अगेन, आपने जो बात की है, वीडियो फोटोज़ नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी एक्सेस मिल सकता है, और आज के ज़माने में आपको पता ही नहीं। मैं आज आपको जो तरीके गिनवा रहा हूँ, ये कोई यूनिवर्सल तरीके थोड़ी कि अब ये सालों साल यही चलेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए तरीके सामने आते हैं। तो ये मानना कि मेरा फ़ोन सेफ है, इंटरनेट सेफ है, सब फ्री है, बढ़िया है, ये मानना ही बाय डिफ़ॉल्ट गलत है। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत डेडली चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली इसके बिना भी हम जी नहीं सकते आज की डेट में। सिर्फ इतना ही नहीं, पर जो अभी आप ये तरीके बता रहे हो ना, इससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले ही मेरा भी फ़ोन चोरी हो गया था। मैं कहीं जा रही थी, किसी ने मेरा फ़ोन स्नैच कर लिया। अब सबसे पहला, जब उसने मेरा फ़ोन स्नैच करा, मेरा फ़ोन खुला हुआ था, तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने करी, मैंने सिम बंद करवाई, जीमेल वीमेल हर जगह से लॉग आउट करा, पर फिर भी समहाउ उसने मेरे पेटीएम वेटीएम को सब एक्सेस कर लिया था। एंड मतलब ये तो कोई सोच ही नहीं सकता ना, आप फ़ोन चला रहे हो, कोई भी छीन के ले जाएगा। आप सोचो अगर उसी वक्त उस फ़ोन में कुछ ऐसा होता कि मैं नहीं शेयर कर सकती थी, तो वो तो उसको एक्सेस उसी वक्त तुरंत मिल जाता। बट ऑल ऐसा कुछ था नहीं, बस वही जो आपका पेटीएम होता है, नॉर्मल फ़ोटोज़ होती है, व्हाट्सएप पे उसने मेरी डीपी चेंज कर दी, ये सब चीज़ों के अलावा थैंकफुली कुछ नहीं हुआ। बट आपकी बात एकदम सही है कि फ़ोन सेफ तो बिल्कुल ही नहीं है। और इससे कनेक्टेड कितनी सारी चीज़ें, आपने बोला व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर दी, अगर आपके पास व्हाट्सएप का एक्सेस है और आपके ही नंबर से मैं किसी और को मैसेज भेज रहा हूँ, तो 100 कुछ लोगों भी, को कि जी मैं तकलीफ में हूँ, दे दो, 100 लोगों में से 10 लोगों ने भी दे दिया। वो तो उसी वक्त तुरंत एक्शन ले लिया हमने, वरना तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। इसके साथ ना मेरे को इसी से रिलेटेड एक मूवी की भी बात याद आ रही है। एक मूवी है, कोरियन मूवी है, अनलॉक्ड।
उसके अंदर क्या होता है कि एक लड़की होती है, वो कहीं जा रही होती है, उसका फ़ोन गिर जाता है, टूट जाता है। अब जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन टूटेगी, आप क्या करोगे? आप किसी शॉप पे जाओगे, शॉप पे ठीक करने भेज दोगे। तो वो शॉप पे जाती है, वो बंदा बोलता है कि आप इसका अपना पासवर्ड लिख के दे दो, हम चेक वेक करके सब कर देंगे, आपको फ़ोन खाली करना है कर दो। अब वो लड़की थोड़ी जल्दबाजी में होती है, वो नहीं करती फ़ोन खाली, और वो फ़ोन का पासवर्ड दे के, फ़ोन दे के उसके पास चली जाती है। वो कहता है 24 आवर्स में आना और ले जाना। 24 आवर्स में वो उसका इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ हैक कर लेता है और फ़ोन ठीक कर देता है, अगले दिन उसको दे देता है। अब उसका कैमरा का एक्सेस भी उसके पास है, वो सब देख रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो उसको स्टॉक करता है, और स्टॉक करने के बाद वो उसको किडनैप कर लेता है। मतलब ऐसी ऐसी वो बनाते हैं स्टोरी लाइन इतनी, मतलब कि आप किस पे, आप एक दुकान वाले पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने इसकी बात की, इससे मेरे को एक बात याद आ गई। बहुत सारे यूजर्स जो जनता हमारी देख रही है, बहुत लोगों को लगता है हैकिंग करना इतना आसान थोड़ी है। सच्चाई बात है, हैकिंग आज की डेट में बहुत आसान है। बेसिक लेवल बात कर रहा हूँ, आपका फ़ोन, लैपटॉप बहुत आसान है। तो हमें जो लगता है ना कि यार हैकिंग बड़ा मुश्किल है, ऐसे थोड़ी होता है, मेरे साथ थोड़ी होगा, ये तो कुछ केस एक्सेप्शन हो गए। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन तब है जब आप बच जाओ, जब आपका लक साथ दे दे। लेकिन उसमें भी आप खुश मत हो कि जी लक साथ दे दे, लक कब साथ दे ना दे नहीं पता ना। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, बिकॉज एक बार जो चीज़ गई वो गई। और इंटरनेट पे आपने जो आज तक लिखा है, फोटो डाली है, हमें लगता है जी मैंने डिलीट मार दिया, मेरा हो गया। ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम पहले स्नैपचैट पे एक फीचर आया था, 10 सेकेंड स्टोरी। आप 10 सेकंड के लिए कुछ डालो, अपने आप डिलीट हो जाती थी। डिलीट कुछ नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर डिलीट होता तो इतने जो बड़े बड़े केसेस हैं, पुरानी चैटें कैसे बाहर आ जाती हैं, जबकि वो डिलीटेड थी, फ़ोन का नामो निशान नहीं था। क्योंकि आप जो भी लिखते हो, डिलीट आपकी तरफ से हुआ है, बट जहाँ मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे कुछ है, उनके डेटा सर्वर में तो पड़ा हुआ है ना। इसी पे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी थी कि अभी व्हाट्सएप पे एक फीचर है वन टाइम व्यू करके। तो हमको क्या लगता है कि खोल लिया, अब दोबारा तो सामने वाला खोल नहीं सकता, बट वो रील के अंदर उस पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि अगर आप ये सेटिंग में जाते हो, आप ये उस बंदे के चैट में जाके ऐसा करोगे ना, तो आप उसको दोबारा व्यू कर सकते हो। तो ऑल्दो मुझे वो पूरा प्रोसेस याद नहीं है, बट इट्स जस्ट कि कुछ भी डिलीट नहीं होता, कुछ भी नहीं जाता। अब हम इंटरनेट की इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट ये तो वो इंटरनेट हो गया जो हम सबको पता है और हम सबको सेफ लगता है। एक है डार्क साइड इंटरनेट का, एक है आपका डार्क वेब, जिसके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है खतरनाक है, पर वो कितना खतरनाक है इसकी डेप्थ किसी को नहीं पता। तो अब थोड़ा कुछ डार्क वेब से रिलेटेड आपके पास कोई केस आया हो, कोई आपके पास ऐसी स्टोरी हो, वो भी शेयर करो। डार्क वेब जो है, देखिए आपने आइसबर्ग वाली वो फेमस फोटो देखी होगी। 5% है, उससे भी थोड़ा कम, जो हमें लगता है गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो है। इंटरनेट का 5% सिर्फ ये सारा है, जो हमें लगता है 100% है। 15% प्राइवेट नेटवर्क्स है। प्राइवेट नेटवर्क्स मतलब जो सरकारों ने एक दूसरे के लिए बना रखे हैं, कंपनीज ने एक दूसरे के लिए बना रखे हैं, जहाँ वो सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बट जो 70 to 75% है, वो है डार्क वेब। और जैसे नाम आता है डार्क, सारी इलीगल चीज़ें डार्क वेब पे होती हैं। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसा क्या है डार्क वेब में? पहली बात, डार्क वेब पर सब अनोनिमस यानी कोई किसी को नहीं जानता, पहली बात ये। दूसरी बात, कुछ भी इलीगल, फॉर एग्जांपल हथियार, आपको इलीगली हथियार आपको बेचने हैं, आपको इलीगल कुछ ना कुछ मटेरियल होता है वो बेचना है, किसी को मारने की सुपारी आप ओपनली डार्क वेब में दे रहे हो। क्यों? जो सुपारी दे रहा है उसके बारे में नहीं पता, जो सुपारी ले रहा है उसके बारे में नहीं पता। पैसों की ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होती है, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करना मुश्किल है, थोड़ा टेक्निकल उसमें, लेकिन सिर्फ सरल से इतना हमें समझना पड़ेगा एक सिंपल लैंग्वेज में कि डार्क वेब पे सब कुछ अनोनिमस है, कोई किसी को नहीं जानता, पैसे का भी आप ट्रैक नहीं रख सकते। इसके रिगार्डिंग एक केस है, बहुत लोग डार्क वेब को सुनकर ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, डार्क वेब है जी, पता नहीं क्या है। अब एक लड़का, ठीक है, जस्ट अपना कॉलेज में पढ़ता है, इसको बड़ा इंटरेस्ट है डार्क वेब, इसने बहुत पढ़ा डार्क वेब के बारे में, और इसने सीख भी लिया डार्क वेब में घुसा कैसे जाता है। अच्छा, तो डार्क वेब आप गूगल वगैरह इस सब से नहीं घुस सकते, अलग से ब्राउज़र आता है जिसका नाम है अनियन राउटर ब्राउज़र। इसका नाम अनियन यानी प्याज क्यों रखा गया है? जैसे प्याज की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ये ब्राउज़र बहुत सारी लेयर्स को तोड़ के फिर डार्क वेब के अंदर जाता है। अच्छा, डार्क वेब के अंदर गया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सबसे बड़ा रूल इंटरनेट में, जब भी आप क्यूरियस हो, आपको समझ जाना चाहिए वो रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। तो ये वो चीज़ होता है ना, जैसे मूवीज़ में देखते हैं, आप कोई रैंडम जगह पे आ गए, कुछ चीज़ को छेड़ो मत, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। वो सेम चीज़ इंटरनेट पे लागू होती है। इस केस में इसने डार्क वेब एक्सेस कर लिया। अगेन कोई प्रोफेशनल एडवाइस के बिना, बस चीज़ें 4 पढ़ ली हैं और हमने डार्क वेब एक्सेस कर लिया, उसमें चला गया। अच्छा, देख रहा है चीज़ें, और एक तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया, कितनी मतलब इलीगल से इलीगल, इमोरल से इमोरल चीज़ें आपको डार्क वेब में मिलती है।
कुछ ऐसी वीडियोस भी होती है जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। और अगर वो खुल्लम खुल्ला वीडियोस हैं, लाइक कर रहे हैं लोग, और बड़े जिसे कहते हैं ना उल्टे सीधे कमेंट्स भी लिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई डंडा नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बता ही नहीं सकते कौन है कौन नहीं है। अच्छा, ये बंदा स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, इसने डार्क वेब के बारे में पढ़ा तो बहुत, बट ये ना इसको कहीं ना कहीं लगा इतना ख़राब थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई एक आदमी मिला नॉर्मल नाम से, उसकी प्रोफाइल भी इसको ठीक ठाक लगी, वहाँ देखता है, अगेन ये आदमी कौन है क्या है, अनोनिमस, ये भी नॉर्मल पिक्चर्स डालता है, नॉर्मल पिक्चर्स, कोई एडल्ट पिक्चर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल पिक्चर्स डालता रहता है अलग अलग चीज़ों की। तो इसने उससे बात की, दोस्ती वस्ती कर ली, क्या है क्या नहीं, इसको लगा दोस्त है ये मेरा, एक दोस्त तो बना डार्क वेब में, क्यूरियस था बहुत, क्या होता है डार्क वेब में, कैसे होता है। करते 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 कुछ दिनों बात हुई, एक दिन ये कहता है चलो वीडियो कॉल पे आते हैं, और डोंट वरी, मैं कोई तुम्हारे कोई एडल्ट कुछ नहीं है, वीडियो कॉल नॉर्मल दो दोस्त बात करेंगे, मुझे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताने में कोई एतराज़ नहीं है, तुम आ जाओ वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल खोलता है, वहाँ उसको लिंक विंक देता है। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल ब्लैंक है, पूरा काला हुआ पड़ा है, कैमरा ऑन है बट काला है। कहता है कौन हो, क्या हुआ। अच्छा, बात करते करते एकदम से उल्टी सीधी पिक्चर्स दिखानी शुरू, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, डिस्टर्बिंग पिक्चर्स, और ये एकदम से डर गया, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अभी तक तो बड़े प्यार से आदमी बात कर रहा है, एकदम से पिक्चर्स हैं। ये आदमी उसको धमकी देता है, मैं जानता हूँ तुम कहाँ पर हो। कुछ बोला नहीं कि कौन है क्या है, क्योंकि अगेन मैंने क्या बोला, डार्क वेब पे आपको ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है दूसरा बंदा कौन है क्या है, बट क्योंकि ये यंग था और ये बात करते समय ये बंदा समझ गया था कि ये तो यंग है, इसको डराओ। इतना इसने डरा दिया, मैं जानता हूँ तुम कहाँ पर हो, नहीं अगर पैसे दो नहीं दोगे तो मैं ऐसा तुम्हारा हाल कर दूंगा, ये मार देंगे वो मार देंगे। मतलब आप समझ रहे हो, 360 डिग्री शिफ्ट, एक प्यारे तरीके से बात करते इंसान से एकदम प्रॉपर एक उसमें बदल गया। इतना बच्चा डर गया, बच्चा ही मतलब 19 साल का लड़का जो थोड़ा क्यूरियस है, उसने कहा क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा बिटकॉइन में मुझे दो बजे, अभी दो, नहीं दोगे अगर तुमने 24 घंटे के अंदर नहीं दिया, मार दूंगा मैं तुम्हारे, इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा, तुम्हारे घर में जो भी है घुस के आके कर दूंगा। और देखिए, हम जब ये बात कर रहे हैं ना, कोई भी अगर हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है उसको देख के लगेगा यार कौन इन चीज़ों में फंसता है, कहना बड़ा आसान है, बट जब उस समय पर आपके साथ होता है ना, आपकी सारी लॉजिकल थिंकिंग सब पीछे हो जाती है और आप डर जाते हो। वो बहुत डर गया। और डार्क वेब ना आप उस जगह को जानते हो, आपको पता ही नहीं दूसरा बंदा कौन है, और आपको ऐसी उल्टी सीधी पिक्चर्स दिखा रहा है वो, और कहता है जी मैं ये देखो मैं ये सब करता हूँ, तो मैं भी मार दूंगा अगर नहीं दिए पैसे। इतना डर जाता है किसी तरह बिटकॉइन का, और अगेन किसी को बताता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इतने साइबर क्राइम केसेस में होता है, बच्चा हो बड़ा हो, या तो किसी को बताएंगे नहीं या फिर किसी को लेट बताएंगे, ये दोनों ही चीज़ें खराब है। अच्छा, अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चे मतलब 21 ईयर्स से छोटे, वो लोग क्यों नहीं बताते, उनको लगता है कि कोई समझेगा नहीं, या फिर कोई हम ही पहले मारेगा कि यार तुम क्यों गए। जैसे इस केस में उसको लगा यार मेरे को ही पहले मार पड़ेगी कि तुम डार्क वेब पे क्यों गए। यार मार पड़ेगी ठीक है, बट आपके माँ बाप एट दी एंड ऑफ द डे आपको बचाएंगे ना। इसने किसी को बताया नहीं, करते कराते किसी तरह से जुगाड़ किया बिटकॉइन वगैरह का, भेज दिए कुछ बिटकॉइंस, कुछ ही भेज पाया, कुछ भेजे। अब आप एक बार, चाहे वो किडनैपर हो चाहे वो ब्लैकमेलर हो, उसको पैसे दे दो। इसका क्या मतलब होता है, ब्लैकमेलर को पता है इसकी पेइंग कैपेसिटी है, ये और पैसे दे सकता है, उसको और डराना शुरू हो गया। इतने तो आ गए बट इतने काफ़ी नहीं है, और दो मुझे ये वो। डर के मारे इसने बस बंद किया, और ये एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, इस हद तक ट्रॉमेटाइज्ड हो गया कि डार्क वेब पे तो चलो घुसने की इसकी हिम्मत कभी नहीं हुई, लैपटॉप चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया, इंटरनेट पे भी डर गया भैया कि कोई पता नहीं कोई वहाँ से आ जाए क्या आ जाए। और क्योंकि इस बंदे ने उसको इतना धमका दिया था, इसको भरोसा ही नहीं कौन कहाँ से आ जाए वो बंदा, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना बंदा था कौन। कुछ टाइम बाद इसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स भी क्या करें, डार्क वेब है। अच्छा, डार्क वेब की सबसे खतरनाक बात है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप पढ़ो जितना पढ़ना है, यूट्यूब देखो जितना देखना है अबाउट डार्क वेब, घुसने की कोशिश मत करो, बिकॉज अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं जानते डार्क वेब एग्जैक्टली क्या है, सब डिस्कवर ही कर रहे हैं उसको। अलग अलग सरकारें डार्क वेब पे हैं, अलग अलग क्रिमिनल्स डार्क वेब पे हैं, लेकिन वो ना एक दूसरे को बस बिकॉज यू डोंट नो कि कौन क्रिमिनल है, कौन सरकार से बनता है, वो एक दूसरे के पैटर्न्स देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरकार ये देखते रहती है, अच्छा कहाँ कोई आर्म्स सप्लाई होने हैं, कहाँ इलीगल ये ट्रैफिकिंग हो रही है, क्योंकि क्रिमिनल्स तो एक दूसरे से आसपास में मतलब एकदम खुले में बात करते हैं। तो इन शॉर्ट मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनता है कि डार्क वेब बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, और एज ए नॉर्मल यूज़र आप इसके बारे में पढ़ो समझो, एज ए इंफॉर्मेशन ग्रेट, घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ क्या हो जाए। इस केस में ऐसा था,
बट यू डोंट नो। अगर आप आज मुझसे पूछो तो मैं भी बोलूँगा यार मैं डार्क वेब कभी अपने आप से नहीं घुसा। आज तक सिर्फ 2 बार मैंने डार्क वेब को देखा है, वो भी किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के एज अ थर्ड पार्टी। मैंने एक्सेस नहीं किया, मैं बैठा था, वो प्रोफेशनल मेरे को दिखा रहा था कि देखो यहाँ ये होता है वो होता है। जैसे आपकी डार्क वेब का ये बता रहे हो ना कि इसको भी कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई गई, मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी, आप पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी, कि वहाँ पे कुछ ऐसी वीडियोस है, कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर आप उसे सिर्फ देख लोगे ना तो आपके मन में ऐसा आएगा कि आप खुद को ही कुछ कर लो। क्योंकि जैसे एक स्टोरी के बारे में मैं बताती हूँ। स्टोरी में क्या था कि एक लड़की बैठी थी और लड़की के साथ 2 और आदमी खड़े थे और उन दोनों आदमियों के मुंह पे मास्क था और वो लड़की बहुत अलग दिख रही थी, मतलब सुंदर भी थी पर उसका फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन। और वो बैठती है और वो बस अपने साइड से एक पीलर उठाती है और वो अपने आप को पील करने लग जाती है और ये वीडियो डार्क वेब पे है और वो कुछ नहीं कर रही, उसके खून आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो कंटिन्यूअसली वो करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। अब सोचो कि जो लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनके दिमाग का फिर क्या होगा, वो उनका एक टेंडेंसी कैसी बनेगी, उनके लिए कितना नॉर्मलाइज होने वाली बात है। डार्क वेब पे यही होता है, लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है वीडियोस, और ये होती हैं कि आपको इंटरनेट पे ऐसे अवेलेबल तो है नहीं, डार्क वेब पे अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एज अ नॉर्मल अगर आप आम जनता, आपको नहीं पता डार्क वेब के, आप घुस जाओ, ऐसी कंटेंट देख के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। डिस्टर्बिंग कंटेंट है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर आप क्या हो जाए यू डोंट नो, इट्स बेटर कि आप डार्क वेब से थोड़ा दूर ही रहो। ये बात तो हम डार्क वेब की कर रहे हैं जो ऑलरेडी सबको पता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें वो एक्सेस नहीं करना चाहिए। पर मैंने अभी कुछ ऐसा केस भी पढ़ा है जो आपके नॉर्मल इंटरनेट से रिलेटेड है और आपको देख के लगेगा ये कैसे हो सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा कि टेलीग्राम पे एक चैनल बना था और उस पर 70,000 आदमी थे और उस चैनल पे वो सिर्फ ये बात कर रहे थे, ऑल्दो ये इंडिया का नहीं है, बट वो जो आदमी थे वो 70,000 लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से थे। ऐसा नहीं है, शायद उसमें कुछ लोग इंडिया के भी हो सकते हैं। और ये जो 70,000 लोग थे वो उस पूरे टेलीग्राम चैनल में बस यही बात चल रही थी कि अपने आसपास की औरतों को तंग कैसे किया जाए, उनका बिना उनको पता हुए फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उनके साथ कुछ गलत कैसे किया जाए। और लोग अपने बीवियों की, बेटियों की, अपनी मदर्स की, बहनों की फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, गलत कर सकते हो, ये टेक्निक्स होती है। तो मतलब ये सोचते ही कितनी घिनौनी बात है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से 70,000 लोग मिलके ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपनी वाइफ्स की, अपनी बेटियों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो ये तो आपके खुला आपके सामने हो रहा है ना, क्योंकि टेलीग्राम एक वाइडली यूज चीज़ है, सबके पास होता है। कभी कोई किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, कभी कोई बातों के लिए, सॉन्ग्स के लिए, मूवीज़ के लिए। बट ये सुनने में ही इतना घिनौना है कि फिर आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप डार्क वेब तो सेफ है ही नहीं, आपका नॉर्मल वेब भी सेफ नहीं है, आप एक व्हाट्सएप जैसी चीज़, टेलीग्राम जैसी चीज़ पे भी क्या ही कर रहे हो फिर। देखिए मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। कोई भी सोशल मीडिया ऐप होता है, अलग अलग हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका एक प्लेटफॉर्म है, लाखों करोड़ों लोग आपका ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप लगाओ। बिकॉज यहाँ अलग अलग एज ग्रुप्स के भी लोग आते हैं ना, यंगस्टर्स आते हैं, उन पे क्या, अपने टेलीग्राम की बात की, कोई यंगस्टर ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेगा, उसकी मेंटालिटी में क्या आ रहा है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा आएगा, तो सोसाइटी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। देयरफॉर हर कंट्री बोलती है अलग अलग इन सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स को कि आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, कुछ टाइप का कंटेंट, कुछ टाइप की एक्टिविटीज़ आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। टेलीग्राम के सीईओ को पीछे कुछ टाइम पहले अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट इसलिए किया गया बिकॉज टेलीग्राम इतना, जैसे आपने कहा, इतना वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग यूज़ करते हैं। आई रिमेंबर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके नोट्स वो लोग टेलीग्राम पे एक्सचेंज करते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, तो अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग टेलीग्राम पे हैं। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उल्टी सीधी बातें, एडल्ट वीडियो भेजी जा रही हैं, ऐसी बातें करी जा रही हैं उल्टी सीधी, उल्टी, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो इलीगल बोले, इमोरल बोले, सब कुछ है, और जो एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट डाल रही है। इसकी वजह से उनके सीईओ को पकड़ा गया कि आप रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगा रहे। तो ये तो बात सच है, टेलीग्राम पे फॉर्चुनेटली ये एक्शन लिया गया, अलग अलग कंट्रीज ने भी देखा कि देखो एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें हो रही हैं। तो अगेन देखिए, इंटरनेट, मैंने कहा कि रैंडम जगह है, कुछ पता नहीं आपको वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ट्रस्ट किसी को नहीं कर सकते। बट हाँ, जो आपने बात कही है एब्सोल्युटली रॉन्ग कि यार ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इस केस के बाद अलग अलग जो बड़े बड़े नाम हैं उनको भी वार्निंग दे दी गई कि बस देखो, इनको तो हमने पकड़ लिया है, ऐसा हुआ है, आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ आपके प्लेटफॉर्म पे होंगी, इतने अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं, उन पर इन्फ्लुएंस कैसा आ रहा है। और आज के टाइम में लोग इंटरनेट, इन्फ्लुएंसर्स, वीडियोस, फोटोज से कितना उनके दिमाग पे गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। करेक्ट।
हम यही बात कर रहे हैं कि गंदा इम्पैक्ट कितना पड़ता है और स्पेशली यूथ पे, तो अभी ऐसी बहुत सारी गेम्स है जो बहुत ही फेमस है, और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं और सुने हैं और पढ़े भी हैं कि सिर्फ वो गेम खेलने नहीं दिया माँ बाप ने, तो बच्चे ने बाप पे हाथ उठा दिया, मार दिया, जान ले ली, सिर्फ क्यों, फ़ोन नहीं चलाने दिया। और ये तो फिर भी गेम की बात हो रही है, बहुत तो ऐसे भी केसेस है कि 8-8 9-9 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें बचपन से ही आदत होती है कि चिल्ला रहे थे, मम्मी ने फ़ोन दे दिया तो फ़ोन देखते देखते ही बड़े हुए। अब उनको इतनी गंदी उस चीज़ की लत लग चुकी है कि अगर अब उन्हें आप फ़ोन नहीं दे रहे ना एक एक दिन, तो वो इतना पागल हो जा रहे हैं कि वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर देंगे। तो ये मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं अब आप कैसे कंट्रोल कैसे करोगे। आपने 8-9 साल बोला, मैं तो बोलता हूँ 2 साल। आज के टाइम में तो 1-2 साल, बंदा 2-3 साल का हुआ नहीं बच्चा, वो रोना शुरू करता है फ़ोन। माँ बाप को क्या लगता है कि चुप तो रहेगा, बट आप शॉर्ट टर्म चीज़ देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म उसकी पहली बात तो जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है उस पर कितना गंदा इम्पैक्ट आ रहा है, पहला। दूसरा, वो एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन जिसकी हम बात करते हैं, उसका शिकार बन जाता है। ऐसी कितनी सारी आजकल भी नॉर्मल जो गेम्स इतनी फेमस हैं, कितने केस और रखे हैं कि माँ बाप ने फ़ोन छीन लिया क्योंकि एडिक्शन है ये वो, बट बच्चे के दिमाग में जो इतना हाईली एडिक्ट हो गया है, इतना हद तक इन्फ्लुएंस है कि माँ बाप को मारने पे, जैसे आपने कहा, उतर आया है। बट इसमें एक थोड़ा एक जैसे मैं कहूँगा एक अलग एंगल भी है। AI, ये इंडिया के केस बता रहा हूँ, बाहर के नहीं। तो AI हम सबको पता है, ठीक है, अलग अलग है, चैट GPT इकलौता नहीं है, अलग अलग आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर काफ़ी सारे केस भी फाइल हुए हैं। और क्या हुआ है कि जी, अच्छा, एक बच्चा उसको यूज़ कर रहा है, और अगेन आप देखो कोविड के बाद बच्चे बूढ़े सबके जो हमारे एबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत ही हैम्पर हुए हैं, बिकॉज 2 साल हम अपने घर में बैठे हैं। अब हमें ज़्यादातर फ़ोनों में ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, फ़ोनों में, लैपटॉप में, दूसरों से मिलने में थोड़ा हम झिझकते हैं, खासकर बच्चे। तो बच्चा को लगता है कि जो मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, मैं सब बातें कर सकता हूँ इसके साथ। तो ये जो AI सॉफ्टवेयर है, इससे बातें कर रहा है कि मेरे फादर ने तो मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। तो उसने अलग अलग AI ने ऑप्शंस दिए, उसमें से एक ऑप्शन था कि अपने फादर को मार दो। अच्छा, AI बता रहा है ये। अब बच्चा फॉर्चुनेटली इस केस में थोड़ा समझदार था, उसने अपने फादर को दिखाया, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। इन लोगों ने रिपोर्ट कर दी, तब पता लगा ये इकलौते नहीं है, ऐसे कई सारे वो हैं। बट अगेन, जो कंपनी ऐसी चीज़ें बना रही है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि जो आपको नहीं पता यूज़र किस तरीके से उसको ले। ज़रूरी नहीं है कोई अडल्ट ही उसको देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, उसके दिमाग में क्या आएगा। और बाहर ऐसे कितने केस हो रखे हैं जहाँ AI की बात सुन के अंधा विश्वास करके अटैक कर रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है AI गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। ये सुनने में बड़ा लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब सोशल मीडिया शुरू में आया था और जब बात करते थे ऑनलाइन फ्रेंड्स की, तो लोगों को लगता था कौन सी बड़ी बात है। बट अगर आपने ध्यान से देखा हो, एक समय ऐसा भी आया जब कोई किसी को अनफॉलो कर देता था तो लोग दिल पे ले लेते थे, भाई तूने मेरे को अनफॉलो किया, मतलब तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। मतलब उस हद तक दिमाग में इम्पैक्ट आता था। आज की डेट में AI गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉर्चुनेटली अभी तो भारत में कम है, बाहर ज़्यादा है। लोग खासकर टीनेजर्स बहुत ही, क्योंकि देखिए वो अकेला महसूस करते हैं, दोस्त नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस है, किससे बात करें। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे बात करते हैं। चलो जी, आपने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये उल्टी सीधी रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं। मतलब हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब बच्चों ने अपनी जान तक ली है, अपने आप को हार्म कर दिया है, क्योंकि AI गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको भाव नहीं दिया। अब बहुत लोग, ये जो हमारी जनता सुन रही है, उनको लगेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है। बट हम ये भूल जाते हैं, हर किसी की मेंटल स्टेट अलग है, कौन कितने हद तक चीज़ ले सकता है, उसका लेवल अलग है। तो वो सब दिमाग में रखते हुए ये कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी सामने ला रहे हो उसको ठीक से तो रखो। एंड एट द सेम टाइम एज यूजर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सारी चीज़ें, इंटरनेट एडिक्शन, भरोसा, ये आप अपने डिक्शनरी से निकाल दो। जितना एडिक्टेड आप इसके लिए होगे, आपके लिए नुकसान ही है। और हम सिर्फ सोशल मीडिया एडिक्शन की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो लगता है कि अगर दारू या वैसे नशों की बात करी जाए, वो जो एडिक्शन है ना, उससे खतरनाक इंटरनेट एडिक्शन है। डेफिनेटली, क्योंकि वो तो आप कितना ही कर लोगे, आपने एक दिन पिया, दूसरे दिन शायद तबीयत खराब हो गई, या इससे आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी बॉडी जवाब देती है, तो आप कभी ना कभी रुक जाते हो। पर इंटरनेट तो आपका कोई बॉडी पे रिएक्शन आएगा नहीं, आपका माइंड अंदर से रॉट हो रहा है, अंदर से आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, आप कैसे सोचते हो, आपके मॉरल सब बदल रहे हैं, पर आपको वो फील नहीं हो रहा। आपके लिए तो सही है, वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। जैसे अगर अभी भी हम जैसे मूवीज़ की बात करें, हम मूवीज़ में मारपीट देखते हैं तो हम उसे रोज़ देख रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी जनता उस चीज़ को देख रही है, तो हमें लगता है सही तो है,
मारा ही तो है, क्या बड़ी बात थोड़ी है। पर ये कितनी गलत बात है, आप किसी को फिजिकली हार्म कर रहे हो। ऐसे देख के लोग इतना गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं कि अगर आप बॉयफ्रेंड हो तो ऐसे बॉयफ्रेंड बनो, टॉक्सिक बनो। आपने फिल्म्स की बात की, वहाँ एटलीस्ट एक लेयर ऑफ वो तो है कि एक अथॉरिटी है जो देखती है क्या सही है क्या नहीं है, उसके बाद पब्लिक डोमेन में जाता है। इंटरनेट पे तो कुछ भी डाल सकता है ना। कुछ भी नहीं है। जैसे अभी के टाइम पे तो ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगी, पर ऐसी कुछ लेडी इन्फ्लुएंसर्स है, कुछ मेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इतनी डार्क कॉमेडी के नाम पे इतना कुछ गंदा कर रहे हैं इंटरनेट पे। अगर कोई नॉर्मल बच्चा देखेगा 15 साल का, वो देखेगा कि इसके 100K फॉलोअर्स है, 200K फॉलोअर्स है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है, और ये ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती। इन लोगों की इतने सारा रोस्ट वीडियोस भी बन रहे हैं कि लोगों को पता चले कि कितना गलत है। पर फिर भी ये लोग तो रुक नहीं रहे, और इनकी बहुत ऐसी वाइड ऑडियंस है, बहुत लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, इनका कंटेंट देखते हैं। पहले उनको लग रहा है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं इनका, पर थोड़ा थोड़ा उनकी भी तो साइकोलॉजी पे फर्क पड़ रहा है ना, अंदर वो डीप रूटेड हो रहा है, उनको भी वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। देखिए, जब भी आप इंटरनेट पे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एक फिल्टर अपने लिए आप रखो। फिल्टर इन द सेंस, आप क्या देख रहे हो, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या मेरे लिए सही है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए अभी जो नया हमारा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक लॉ है, नया आया है। इसमें एक चीज़ उन्होंने बोली है कि 18 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने माँ बाप के परमिशन लेंगे, यानी माँ बाप की मौजूदगी में ये सब काम होगा, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी बच्चा 10-12 साल का खुद के अकाउंट बना ले, क्या कर ले, उनको समझ नहीं है ना। तो माँ बाप की इंटरफेरेंस होगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या कंटेंट देखा जा रहा है, क्या हो रहा है, उस पर थोड़ी जो है पकड़ आ सकती है। करेक्ट। अब जैसे हमने स्टार्ट करा था साइबर क्राइम से, डिजिटल अरेस्ट से, तो इसके एंडिंग नोट पे भी हम थोड़ा उसी पे जाते हैं और समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना इजी कैसे हो जाता है। जैसे अगर हम उस इन्फ्लुएंसर की बात करें जिसके केस से हम स्टार्ट हुए थे, अंकुश भगोना, वो इतने फेमस है, इतने पढ़े लिखे, सब कुछ है, बट देन अगेन जो आपने बोला था कि चाहे आप कितने पढ़े लिखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कैसे हुआ कि उनको इतना ज़्यादा डरा दिया गया? क्या साइकोलॉजी होती है उन स्कैमर्स की, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओ। देखिए, स्कैमर्स जैसा 2 चीज़ें, पहला है जो मैंने बोला साइबर साइकोलॉजी, यानी उस समय पर आप कैसे दूसरे से बात करोगे, क्या बोलोगे कि दूसरा बिल्कुल आपकी बात मान जाए। ये तो एक पार्ट हो गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेन पार्ट है कि इनकी जो साइबर क्रिमिनल्स है, इनकी क्या साइकोलॉजी, ये क्राइम करते क्यों हैं। अलग अलग रीजंस हैं, पैसे हो सकता है, बदला, किससे बदला लेना है वो हो सकता है, और कभी कभार बस एक प्लेजर, हम बदला लेना कुछ है, मजा आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट है साइबर बुलिंग करके। साइबर बुलिंग का मतलब, यानी पहले तो बुलिंग होती थी कि आप फिजिकली बुलिंग कर रहे हो, मार रहे हो किसी को। साइबर बुलिंग मतलब कि इंटरनेट के यूज से आप किसी को धमका रहे हो। बुलिंग कैसे बोल सकते हैं, फैट शेम कर रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उनको मजा आ रहा है, जिसको इंग्लिश में हम सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं, कि मजे के लिए कर रहे हैं बस। तो बहुत साइबर क्रिमिनल्स की मोस्टली तो देखिए पैसे के लिए करते हैं, 70% से भी ज़्यादा, लेकिन कुछ जो है मज़े के लिए कर लिया, किसी से पर्सनल ग्रज है, बदला लेने के लिए कर लिया। तो इनकी साइकोलॉजी ये रहती है। एंड अनफॉर्चुनेटली आज हमारे, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, अलग अलग साइबर क्राइम विलेजेस हैं, गाँव के लोग जिनको इतनी समझ नहीं है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि देखो आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन क्विक मनी, जल्दी पैसा कैसे बनाना है, साइबर क्राइम के उसमें घुस जाओ, थोड़ी ट्रेनिंग लो, साइबर क्राइम करो। और वो लोग भी घुस जाते हैं, उनको लगता है हम कोई एजुकेटेड नहीं है, कुछ नहीं है, चलो जी ये करते हैं, और सादा पैसा भी है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आम जनता है वो ट्रस्ट कर लेती है जल्दी, और ट्रस्ट के चक्कर में ही कितने साइबर क्राइम्स होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, अलग अलग लोग करते हैं जो चाहते हैं कि साइबर क्राइम बढ़े और ये रैकेट्स सामने आए। जैसे आप अभी क्राइम विलेजेस की बात कर रहे थे, तो जमतारा जो एक सीरीज थी, ऐसे ही एक गांव के बारे में थी जहाँ पे वो बच्चों को उठाते थे, बताते थे कि ये कॉल ही तो करना है और झूठ बोलना है और ऐसे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो ऐसे अब तो ये और बढ़ता जा रहा है, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह ये होता जा रहा है, और लोगों को लगता है हम गलती क्या कर रहे हैं। ब्रेन वॉश इस हद तक करते हैं कि यार तुम गलत नहीं कर रहे, कुछ क्या है। और आप देखिए, उनको जितना ब्रेन वॉश कर लीजिए, इतने टाइम तक अगर करेंगे, मेरे जैसा कोई भी बंदा अगर जाके कुछ बोलेगा ना कि यार गलत कर रहे हो, कानून में गलत, ये गलत है, ये है, वो है, वो नहीं मानेंगे। तो इस हद तक उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि यार अब यही सही है, बाकी सब चीज़ें जो है उस चीज़ को छोड़ दो, सब गलत कह रहे हैं, तुम्हें यही करना है। और सच बात तो ये है, जब इंसान को इतना ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको ज़्यादा पैसे आते दिखते हैं ना, तो फिर उसको गलत लगता भी नहीं। उसको दिख रहा है कि मेरे पे तो पैसा आ रहा है, मेरी तो लाइफस्टाइल सही हो रही है, ये झूठ बोल रहा है, ये जल रहा है मुझसे, ये तो है। करेक्ट। तो हम एज एन ऑडियंस ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों से दूर रहें? बहुत सिंपल, मैं कहूँगा नुस्खे, जैसे हमारी दादी माँ के नुस्खे होते थे, ये कुछ स्टेप्स हैं आप कर सकते हैं, और ये स्टेप कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मुझे नहीं आता, नहीं, हर कोई कर सकता है। पहला, आप इंटरनेट पर जो भी लिखें
जो भी चीज़ शेयर करें आप सोच समझ के करें, कॉशियस होके करें। मैं क्या शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी ऐसी चीज़ शेयर ना करें जो कल को आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत शेयर ना करें। अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो प्रोफेशनली ज़्यादा रखें, पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं, प्रोफेशनल ज़्यादा रखें, इवेंट्स के बारे में डालिए, कुछ भी करें, बट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा मत बताइए तो बेटर है, पहला। दूसरा, अपने डेटा की रिस्पेक्ट करिए। हमें लगता है हम कौन से बड़े बिलियनर हैं, जो हमारा डेटा चला भी गया तो क्या होता है, बट होता क्या है, कल को वही डेटा मतलब मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, आधार कार्ड डिटेल्स हो गई, वो डेटा जब आपके अगेंस्ट यूज होता है और आपके साथ क्राइम हो जाता है, तब आप क्या बोलते हैं, मैंने तो अपना डेटा इनको शेयर नहीं किया था। बट आप भूल जाते हैं 6 महीने पहले आपने कहीं और शायद अपना डेटा शेयर किया होगा, वहां से घूम के मतलब किसी ने पीछे डेटा बेचा है, या कोई उनके यहीं पे डेटा ब्रीच अटैक हो गया, कुछ भी हुआ है, आपका डेटा इकोसिस्टम में है, किसके हाथ में आया, वो कैसे उसका आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा, वो देखने वाली बात है। तो अपना डेटा की रिस्पेक्ट करें, ऐसे बांटिए मत, कॉशियसली देखिए क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। आधार की हम बात करते हैं हमेशा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है आधार शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। बहुत लोगों को ये नहीं पता, और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आधार अपना शेयर करते हैं। आपके आधार में आपके बायोमेट्रिक्स जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी लाइफ हैंडीकैप हो सकती है अगर आपके बायोमेट्रिक्स किसी के हाथ में आ गए। शक्ल चेंज कर लोगे, एड्रेस चेंज कर लोगे, नाम चेंज कर लोगे, बायोमेट्रिक्स चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पहली बात तो आधार देना नहीं है, बाय चांस 1% लगे कि आधार देना पड़ गया है, तो गवर्नमेंट ने इसका भी प्रोविजन बना दिया है, मास्क आधार। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, मास्क आधार का ऑप्शन चुनेंगे, तो जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं उसको ये लोग ब्लर कर देते हैं, एंड वो यूज़ कर सकते हैं आप कहीं पे भी, होटल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन अपने डेटा की रिस्पेक्ट करो, दो मत। तीसरा, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वीडियो, फोटो, सब चीज़ें आज एआई के जरिए मैन्युपुलेट हो सकती हैं, चेंज हो सकती है, तो आप कुछ भी इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड जो हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जो भी चीज़ इंटरनेट पे आती है तो सच ही होगा। चैट जीपीटी पे कुछ भी आता है तो सच ही होगा, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी भी आपको गलत चीज़ें बताने की कैपेसिटी रखता है, चांसेस हैं। ये मैंने एक वीडियो देखी थी अगेन, कि एक ऐसे ही शायद कोई डेटा साइंटिस्ट या कोई होगा, वो चैट जीपीटी से बात कर रहा है और वो ये रिकॉर्ड कर रहा है और वो बोल रहा है कि क्या तुम सब सच बोलते हो, ऐसे करके वो उससे 4-5 क्वेश्चन पूछता है और वो चैट जीपीटी को बातों में फंसा देता है, जहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं झूठ भी बोलता हूँ, कि मेरे से अगर तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। तो हाँ, आई ऑल्सो बिलीव कि हमें हर चीज़ पर अंधा यकीन तो नहीं करना चाहिए। ऑल्सो जैसे हम ये बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से क्या स्टेप्स ले सकते हैं, बट व्हाट इफ हमने ये लिया फिर भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, जैसे मान लो कोई लड़की है, वो सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ डाल चुकी है। अब सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालना काफ़ी नॉर्मल बात है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, पर किसी ने अगर उसकी डीप फेक वीडियो बना दे तो अब वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक डीप फेक वगैरह की बात है, एज यू सेड करेक्टली, ये इम्पॉसिबल है कि आप फोटो मत डालो, करोगे आप ये सब करोगे, आपने डाली हो, कोई उसका ही यूज़ करके डीप फेक बना दे, तब क्या करें? कोई भी आप डीप फेक की बात करें, कोई भी क्राइम हो जाए तो क्या करें? पहली बात हमें समझना जरूरी है कि कोई वन स्टॉप वन सोल्यूशन नहीं है, यानी एक चीज़ करके सब खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता है। क्राइम हो सकता है, चलो क्राइम हो गया आपके साथ, तो क्या करना है? पहला है, कॉल करिए 1930, ये गवर्नमेंट का ही नंबर है, उसको कॉल करिए और वहाँ रिपोर्ट करिए। दूसरा, गवर्नमेंट का पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। तीसरा, अपने सबसे जो आपके घर के पास आपकी ज्यूरिसडिक्शन में जो भी साइबर क्राइम सेल है वहाँ जाके रिपोर्ट करिए, पुलिस में FIR करवाइए। चौथा, अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, कुछ पैसों का नुकसान हुआ है, तो पैसों का हो या फिर जैसे डीप फेक भी बना हो, एक अच्छे लॉयर का जरूर कंसल्ट करिए जल्द ही, क्योंकि हो सकता है वो आपकी मदद कर सके पैसे रिकवर करने में, या इससे टैकल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे रिकवर अगर करने हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी गलती कितनी है क्या नहीं है, बट जितनी जल्दी आप लॉयर के पास जाएंगे, कोई सही लॉयर जो उसमें डील करता हो, उतना आपको तरीके बता पाएगा। जहाँ तक डीप फेक की बात है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप एज ए लॉयर, जो भी आप, जैसे मैं हूँ या कोई भी जैसा हो गया जो साइबर स्पेस में काम करता है, हम एक जो भी ये डीप फेक जहाँ सर्कुलेट हो रहा है, जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर है उसको आप एक प्रॉपर नोटिस डाल सकते हैं कि देखो ये सब हो रहा है, आप अपने प्लेटफॉर्म से हटाइए। ये सब कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, बट सबसे मेन बात होती है जल्दी करना है। साइबर स्पेस में अब तक मैंने जितना देखा है, मेरी छोड़िए, मैं जिस बड़े से बड़े जो भी इस इंडस्ट्री में है उन सबका एक ही मानना है, जितनी जल्दी आप एक्शन लेते हैं उतना बेटर है। बहुत लोग, मैं मानता हूँ आपके साथ क्राइम हुआ है, ट्रॉमा में है, बट ऑप्शन नहीं है आपके पास,
आपको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा, जल्दी सही बंदे तक रीच आउट करना पड़ेगा, और जल्दी एक्शन लेंगे तो जाके चांसेस हैं आपके थोड़े बचने के। फॉर एग्जाम्पल डीप फेक की आपने बात की, आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतनी जल्दी वो जो डीप फेक है वो उस सोशल मीडिया से हटेगा, सोशल मीडिया प्रोवाइडर से, उतने कम लोगों तक जाएगा। जितना लेट करेंगे उतने ज़्यादा ही वो सर्कुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। करेक्ट। तो जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जैसे आप भी लॉयर हो, आप भी इस फील्ड में हो, तो अगर कोई ऐसा फंस गया हो तो थोड़ी आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई साइट ऐसा बताओ कि वो आपसे रीच आउट करके आपसे गाइडेंस ले सके या मदद ले सके। मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो बहुत बार मेरे को लिंक्डइन से ही लोगों के रिक्वेस्ट वगैरह आते हैं, कुछ ऐसा क्राइम हो गया, क्या करना क्या नहीं करना, तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं क्या करना है। अलग अलग सोशल मीडिया से, कि मैं लिंक्डइन इसलिए बोला, मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव वहीं पर हूँ। अच्छा। तो आपके साथ कोई क्राइम हो, बट अगेन बात ये नहीं है कि आप मेरे पास आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं जल्दी एक्शन लीजिए। लोग मेन गलती ये करते हैं, लोग टाइम लेते हैं, और टाइम का मतलब उनको लगता है 2 दिन। 2 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है साइबर क्राइम के केस में, एक दिन भी बहुत बड़ा टाइम होता है। जितनी जल्दी स्विफ्टली आप एक्शन लें उतना बेटर है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रीचेक, ऑलवेज रीचेक। छोटा से छोटा यूपीआई भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो बंदे से पूछ लीजिए, भाई तेरा ही नंबर है ना, यही है ना। आप शुरू में आपको लगेगा बेवकूफ़ है, हर चीज़ रीचेक कर रहे हैं, बट ये रीचेकिंग किसी ना किसी दिन आपको बड़े नुकसान से ज़रूर बचा लेगी। जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, जितनी भी आज हमने वो बात करी, आई एम श्योर किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर बताएगा। सो थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ इतनी बातें शेयर करने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसा ही और पॉडकास्ट चाहिए तो नीचे जाके लाइक ज़रूर दबाएं, सो दैट हम दोबारा से पार्ट 2 भी कर सकें।